23 जनवरी 1999 दिल्ली की ठंडी दोपहर। घड़ी में करीब 2 बजे का वक्त था। ईस्ट दिल्ली के शांत सोसाइटी में अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियों की बिल्डिंग के बाहर आ खड़ी हुई। लोग अपनी बालकनी से नीचे झांक रहे थे। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या था। जब पुलिस तीसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट के अंदर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर तजुर्बेकार ऑफिसर भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। कमरे में खून के निशान थे और फर्श पर पड़ी थी एक महिला की लाश। ये कोई आम महिला नहीं थी, ये थी इंडियन एक्सप्रेस की सीनियर जर्नलिस्ट शिवानी भटनागर। लेकिन इस मर्डर में एक बात शुरू से ही पुलिस को परेशान कर रही थी। उसी के घर में उनका छोटा बेटा भी मौजूद था, लेकिन उससे एक खरोंच तक नहीं आई। ना घर में बड़ी लूट के निशान थे, ना ही कोई ऐसा सबूत जो तुरंत किलर तक पहुंचा दे। तो सवाल था, निशाना सिर्फ शिवानी ही क्यों थी? और अगर ये पहले से प्लान किया हुआ मर्डर था तो उसके पीछे कौन था? इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में इन्वेस्टिगेशन को सालों लग गए। और जब इस केस में एक बड़ा नाम सामने आया तो पूरे देश में हलचल मच गई। लेकिन क्या वही पूरी सच्चाई थी या कहानी उससे भी ज्यादा उलझी हुई थी? आइए शुरू से जानते हैं शिवानी भटनागर केस। शिवानी भटनागर कौन थी? 90 के दशक में क्राइम और पॉलिटिक रिपोर्टिंग आसान काम नहीं माना जाता था, लेकिन शिवानी भटनागर उन पत्रकारों में से थी जो मुश्किल सवालों से कभी पीछे नहीं हटी। वो इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट थी, लेकिन पहचान सिर्फ एक जर्नलिस्ट के रूप में रही, बल्कि एक ऐसी रिपोर्टर के रूप में थी जो सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल स्टोरी पर काम करती थी। कई लोग उनकी रिपोर्टिंग की तारीफ करते थे। उनके साथ काम करने वाले लोग कहते थे, अगर कोई स्टोरी में सच छुपा होता तो शिवानी उसकी तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती थी। इसी वजह से उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। लेकिन क्या उनका प्रोफेशनल ही उनका मौत का वजह बना? उस वक्त किसी के पास इसका जवाब नहीं था। 23 जनवरी 1999 उस दिन की शुरुआत बिल्कुल आम दिन की तरह हुई थी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड थी। सोसाइटी में सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। शिवानी अपने फ्लैट में थी। उनका छोटा बेटा ही घर में मौजूद था। पड़ोसियों को कोई असामान्य आवाज़ सुनाई नहीं दी, ना चीखने की ना किसी झगड़े की। सब कुछ आम लग रहा था। लेकिन उस फ्लैट के अंदर कुछ ऐसा हो चुका था जो अगले कई सालों तक देश के सबसे चर्चित मर्डर केस में शामिल होने वाला था। जब लोग फ्लैट के अंदर पहुंचे तो शिवानी खून से लथपथ मिली। उन पर कई वार किए गए थे और हमलावर ये सुनिश्चित करके गया था कि वो जिंदा ना बच सके। सबसे हैरानी की बात, उनका बेटा बिल्कुल सुरक्षित था। इसी बात ने पुलिस को पहले संकेत दिया कि शायद ये कोई रैंडम क्राइम केस नहीं, किसी का निशाना सिर्फ एक ही व्यक्ति थी, शिवानी भटनागर। क्राइम सीन ने क्या बताया? दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पूरे फ्लैट को सील कर दिया गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने हर कमरे की बारीकी से जांच शुरू की। फिंगरप्रिंट, ब्लड सैंपल और दूसरे फिजिकल एविडेंस इकट्ठा किए गए। पुलिस ने देखा कि घर के काफी सामान अपनी जगह पर था। इसीलिए शुरुआती जांच में सवाल और मजबूत हो गया। अगर मकसद लूट नहीं था तो फिर मकसद क्या था? क्या किलर शिवानी को पहले से जानता था? क्या उसने उनका भरोसा जीत कर घर में एंट्री की? या फिर इस मर्डर के पीछे कोई ऐसा राज था जिसे हमेशा के लिए छुपाना जरूरी समझा गया? उस वक्त पुलिस के पास इनमें से किसी भी सवाल का पक्का जवाब नहीं था। लेकिन एक बात साफ थी, ये केस इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं था और इन्वेस्टिगेशन अभी भी शुरू ही हुई थी। 23 जनवरी 1999 क्राइम सीन के इकट्ठा किया गया हर एविडेंस फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस को उम्मीद थी कि शायद अगले 24 से 48 घंटों में कोई ऐसा सबूत मिल जाएगा जो सीधा किलर तक पहुंचा दे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से ये मर्डर किया गया था उससे लग रहा था कि हमलावर ने काफ़ी सोच समझकर काम किया था। उसने अपने पीछे बहुत कम सुराग छोड़े थे और यही वजह थी कि इन्वेस्टिगेशन शुरुआत से ही मुश्किल होती चली गई। पुलिस के दिमाग में सबसे पहला सवाल था, किलर घर के अंदर कैसे आया? क्या शिवानी ने खुद दरवाज़ा खोला था? अगर हाँ तो इसका मतलब था कि वो उस व्यक्ति को जानती थी, क्योंकि आमतौर पर कोई भी इंसान किसी अनजान शख्स को बिना वजह अपने घर के अंदर नहीं आने देता। पुलिस ने सोसाइटी के लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। कई लोगों से घंटों तक सवाल किए गए, लेकिन किसी ने भी किसी संदिग्ध व्यक्ति को आते जाते नहीं देखा। कुछ लोगों ने सिर्फ इतना बताया कि उस दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था।
ना कोई चीख, ना कोई हंगामा, और यही बात पुलिस को और उलझा रही थी। क्या मर्डर का कारण पर्सनल था? अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बड़ा कर दिया गया। पुलिस ने शिवानी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को खंगालना शुरू किया। ऑफिस के, कॉलेजेस से बातें की गई, दोस्तों और परिवार के बयान लिए गए, उनका काम, उनके कॉन्टैक्ट और उनके रिसेंट असाइनमेंट को भी जांच हुई। पुलिस ये समझना चाहती थी कि क्या किसी से उसका विवाद था, क्या किसी को उनसे दुश्मनी हो सकती है। हर एंगल पर काम हुआ, लेकिन किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करने वाला कोई मजबूत सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। क्या रिपोर्टिंग बनी वजह? क्योंकि शिवानी एक सीनियर जर्नलिस्ट थी। पुलिस ने इस संभावना को भी देखा कि कहीं उनकी किसी रिपोर्ट की वजह से तो उनका निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने कई सेंसिटिव मुद्दों पर रिपोर्टिंग की थी और ऐसे केसेस में प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आते थे। इसलिए ये एंगल भी इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा बना। लेकिन कई दिनों की जांच के बाद भी पुलिस को ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जो किसी रिपोर्ट को मर्डर के सीधा कारण साबित करे। फोन रिकॉर्ड की जांच हुई। आज की तरह उस वक्त स्मार्टफोन और डिजिटल आसानी से उपलब्ध नहीं था। फिर भी पुलिस ने उपलब्ध टेलीफोन रिकॉर्ड की जांच शुरू की। किसी से बात हुई, कब हुई और कितनी देर तक हुई, हर डिटेल को ध्यान से देखा गया। लेकिन उस दौर की टेक्नोलॉजी सीमित थी। जो काम आज कुछ घंटों में हो जाता है, उस समय उसमें कई दिन, कभी कभी हफ्ते लग जाते थे। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन किलर अब भी पुलिस से कई कदम आगे नजर आ रहा था। मीडिया का बढ़ता दबाव, जैसे जैसे दिन बीतते गए, मीडिया में सिर्फ इसी केस की चर्चा थी। हर अखबार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या दिल्ली पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर को सॉल्व कर पाएगी? न्यूज चैनल लगातार अपडेट दिखा रहे थे। पुलिस के सवाल बढ़ते जा रहे थे और पुलिस और प्रेशर भी। लेकिन जितना प्रेशर बढ़ रहा था, उतने ही कम नए सबूत मिल रहे थे। इन्वेस्टिगेशन धीमी पड़ गई। 1 महीना, 2 महीना, फिर कई महीना गुजर गए। केस डायरी में नए पन्ने जुड़ते गए रहे, लेकिन असली किलर पुलिस की पकड़ से बाहर था। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार कम होने लगी। लोगों को लगने लगा कि शायद ये मर्डर मिस्ट्री कभी सॉल्व ही नहीं होगी। और फिर लगभग 3 साल तक इस केस में कोई ऐसा बड़ा खुलासा नहीं हुआ जो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदल सके। ऐसा लगने लगा था कि ये केस भी उन फाइलों में शामिल हो जाएगा जो वक्त के साथ धूल खरागने लगती है। लेकिन साल 2002 में एक दूसरे क्रिमिनल केस की पूछताछ के दौरान एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर का नाम। लेकिन उस नाम तक पुलिस पहुंचे कैसे? क्या कोई नया एविडेंस मिला था, या किसी के बयान ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी थी? 3 साल बीत चुके थे। शिवानी भटनागर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन लगभग थम सी गई थी। पुलिस को लगने लगा था कि शायद इस केस का सच कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन साल 2002 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल दी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अलग क्रिमिनल केस की जांच कर रही थी। पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसने इन्वेस्टिगेशन का ध्यान फिर से शिवानी भटनागर मर्डर केस की तरफ खींच लिया। शुरुआत में यह सिर्फ एक इनपुट था, लेकिन जब पुलिस ने इसकी अलग अलग एंगल से जांच की तो उन्हें लगा कि इस पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और यहीं से केस ने नया मोड़ लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर आर.के. शर्मा का नाम आया। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, उस समय ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का दावा था, ये कोर्ट द्वारा साबित तथ्य नहीं था। पुलिस का आरोप था कि आर.के. शर्मा और शिवानी भटनागर एक दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच संपर्क था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ निजी परिस्थितियों और संभावित विवाद के चलते मर्डर की साजिश रची गई। इन आरोपों के बाद ये केस सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं था, अब इसमें देश के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का नाम जुड़ सका था, और इसी वजह से पूरे देश का ध्यान इस केस पर आ गया। मीडिया में हंगामा मच गया। जैसे ही खबर सामने आई, पूरी मीडिया में हलचल मच गई। अखबारों की हेडलाइन कि इसी केस पर भारी हुई थी। न्यूज चैनल लगातार अपडेट दिखा रहे थे। हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा था, क्या वाकई एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर का नाम मर्डर से जुड़ा हो सकता है? लेकिन पुलिस के लिए सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं था, जो कोर्ट में भी टिक सकें, और असली चुनौती भी अब शुरू होने वाली थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुरानी फाइल्स दोबारा खोली। टेलीफोन रिकॉर्ड की फिर से जांच की गई। कई गवाहों से दोबारा पूछताछ हुई। पुराने बयानों का नया इनपुट से मिलान किया गया। पुलिस के दावा था कि अलग अलग सबूतों और बयानों को एक साथ देखने पर उन्हें एक संभावित साजिश का पैटर्न नजर आएगा। इसी आधार पर कई लोगों को आरोपी बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन का दावा बढ़ गया। लेकिन कोर्ट में सिर्फ कहानी नहीं चलती, हर आरोप को सबूतों के साथ साबित करना पड़ता है,
और इसी वजह से ये केस धीरे धीरे ट्रायल की तरफ बढ़ने लगा। आर.के. शर्मा का पक्ष जब उनका नाम सामने आया तो आर.के. शर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उनका कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया। अब फैसला पुलिस को नहीं बल्कि कोर्ट को करना था। पुलिस ने चार्जशीट तैयार की, गवाहों की लिस्ट बनाई, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य रिकॉर्ड को केस का हिस्सा बनाया गया। प्रोसिक्यूशन ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा और वहीं डिफेंस ने पुलिस की थ्योरी और इन्वेस्टिगेशन पर कई सवाल उठाए। हर सुनवाई के साथ ये केस और ज़्यादा चर्चा में आता गया। मीडिया भी कोर्ट की हर तारीख पर नज़र बनाए रखे हुई थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि मर्डर किसने किया। सवाल ये भी था, क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वाकई इतनी मजबूत थी कि कोर्ट में आरोप साबित किए जा सके। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। कई सालों तो चली कोर्ट की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फैसले ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद इस केस में हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे मामले को एक बार फिर से चर्चा का विषय बना दिया। आखिर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसले में इतना बड़ा अंतर क्या हुआ? क्या सबूत कमजोर पड़ गए थे या इन्वेस्टिगेशन में भी कोई कमी रह गई थी? आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरे देश को था। साल 2008 में ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर आर.के. शर्मा सहित कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद बहुत से लोगों को लगा कि लगभग 9 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री का अंत हो चुका है। मीडिया ने इसे भारत का सबसे चर्चित क्रिमिनल केस में शामिल कर दिया। लेकिन इंडियन जजियल सिस्टम में ट्रायल कोर्ट का फैसला हमेशा अंतिम फैसला नहीं होता। दोषी ठहराए गए आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। हाई कोर्ट में क्या हुआ? दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे केस की दोबारा सुनवाई की। गवाहों के बयान फिर से पढ़े गए, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड को दोबारा परखा गया, पुलिस के द्वारा पेश किए गए सबूतों की कानूनी मजबूती को भी जांचा गया। डिफेंस का कहना था कि केस MCE पर आधारित था और उपलब्ध सबूत आरोपों के संदेशे में आते थे। साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आर.के. शर्मा के खिलाफ पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत नहीं है। इसी आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया। हालांकि इस केस में प्रदीप शर्मा की सजा बरकरार रह गई। इसी वजह से ये केस आज भी कानूनी चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इस केस को लेकर आज भी कई सवाल पूछे जाते हैं। अगर ट्रायल कोर्ट ने दोषी माना तो हाई कोर्ट ने सबूतों को अपर्याप्त क्यों माना? क्या इन्वेस्टिगेशन में कहीं कमी रह गई थी? क्या कुछ ऐसे सबूत थे जो कोर्ट की कहानी कसौटी पर खड़े नहीं उतर सके? या सच का कोई हिस्सा आज भी हमेशा के लिए अनजाना रह गया? इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब आज भी मौजूद नहीं है। इस केस से क्या सीख मिलती है? शिवानी भटनागर मर्डर केस सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है। ये हमें बताता है कि एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन में हर छोटी डिटेल कितनी मायने रखती है। आज भी जब इस केस का जिक्र होता है तो एक ही सवाल दोबारा सामने आ जाता है, क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाई या इस केस को कुछ राज हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं? शायद इस सवाल का जवाब सिर्फ वही लोग जानते थे जो उस वक्त इस कहानी का हिस्सा थे। अगर आपको ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला केस किस पर देखना चाहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे एक और सच्ची और रोमांचक क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।